ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ देर तक आशीष और अनिका दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दोनों मन ही मन ये सोच रहे थे कि कब सामने वाला अपने सीक्रेट मिशन के बारे में राज खोलेगा। आशीष अच्छी तरह से जान चुका था कि वो अनिका से जीत नहीं सकता था, इसलिए अनिका के मन में चल रहे सवाल को पढ़ते हुए आशीष ने उससे कहा, मुझे क्रिस्टोफर ने बताया है कि हमारा वो बिछड़ा हुआ साथी जिसे हम शक्तिशाली गेंडा कहकर बुलाते हैं, वो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आया है। बस उसी की तलाश में मैं भी प्रोफेसर बनकर इस यूनिवर्सिटी में आ गया। वैसे ये बात अनिका पहले से जानती थी, क्योंकि उसने क्रिस्टोफर और आशीष की बातें फोन पर सुन ली थी। अपना सीक्रेट मिशन बताने के बाद आशीष भी इंतजार कर रहा था कि कब अनिका उसे अपना सीक्रेट मिशन बताए। आशीष जानना चाहता था कि अचानक अनिका की मुलाकात आशीष के साथ ओरछा यूनिवर्सिटी में क्यों हुई थी और अनिका ओरछा यूनिवर्सिटी में किस मकसद से आई थी। अनिका की आंखों में कंफ्यूजन पड़ते हुए आशीष ने अंदाजा लगा लिया था कि आखिर अनिका यहाँ क्यों आई थी। आशीष ने अपनी आवाज धीमी करते हुए अनिका से पूछा, क्या V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का अगला क्लू इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो आशीष को सब कुछ सच नहीं बता सकती थी, मगर आशीष से कोई बात छुपाने का अब कोई फायदा नहीं था। इसलिए ज्यादा डिटेल्स ना बताते हुए अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका के चेहरे के रिएक्शन देखकर आशीष डोगरा भी समझ चुका था कि अनिका से अब ज्यादा सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं था। आशीष अनिका को किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालना चाहता था। तभी अचानक अनिका को कुछ याद आया। अनिका ने आशीष से कहा, अच्छा, मुझे उस आदमी के बारे में बताओ जो तुम्हारा साथी था। उसे तुम स्पेसी कहकर बुलाते थे। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है? आशीष ने यहाँ वहाँ देखने के बाद दबी हुई आवाज में अनिका को समझाते हुए कहा, देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि V16 पावर ड्रग तक पहुंचने के लिए 5 लोग तड़प रहे हैं। एक तो मैं और क्रिस्टोफर, जिनके बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो, और हमारे बाकी 3 साथी, जिनमें से एक को हम शक्तिशाली गेंडा कहकर बुलाते हैं। दूसरा है स्पेसी, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ खेलना बहुत पसंद है। ये कहा जा सकता है कि वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हैकर है। और तीसरा है लिसनर, जिसके पास गजब की सुनने की ताकत है। जहां तक मेरा मानना है, हमारे तीनों साथियों को अब तक ये पता चल गया होगा कि V16 पावर ड्रग तक पहुंचने के लिए तुम क्या क्या कदम उठा रही हो। इसलिए तुम्हें बहुत ही सावधान रहना होगा। आशीष की बात गौर से सुनने के बाद अनिका ने आशीष से पूछा, अच्छा, तुम मुझे बताने वाले थे कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है? तुमने मुझसे कहा था कि अगर हम पर्सनली मिलेंगे तो तुम मुझे जरूर बताओगे कि तुम्हारे पास क्या पावर्स हैं। आशीष अच्छी तरह से जानता था कि अब वो अनिका की बात नहीं टाल सकता था। अनिका की आंखों में आंखें डालकर आशीष ने कहा, वैसे तो इंजेक्शन के बाद मेरे शरीर में जो बदलाव आया है, वो मैं खुद आज तक समझ नहीं पाया कि वो मेरी पावर है या मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए आशीष ने अनिका से कहा, आम लोग अगर किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा दे तो उन्हें काफी बड़ी इंजरी हो सकती है। चाय का गर्म कप अगर कोई आम इंसान अपने हाथ में पकड़ ले तो उसके हाथ से वो चाय का कप तुरंत छूट सकता है, मगर अगर मैं अपना हाथ जलते हुए चूल्हे पर भी रख दूं तो मुझे कुछ नहीं होता। आम इंसान के सेल्स 112 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डिस्ट्रॉय होते हैं, मगर मेरे शरीर के सेल्स 176 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डिस्ट्रॉय होते हैं। मेरे शरीर में हीट रेसिस्टेंस पावर काफी ज्यादा है। आशीष के पावर के बारे में जानने के बाद अनिका हैरान रह गई। आशीष लंग कैंसर के सफर कर रहा था और एक डॉक्टर होने के नाते इतना जानती थी कि कैंसर के सेल्स 120 डिग्री पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आम लोगों का शरीर इस तापमान को सहन नहीं कर पाता, इसलिए इस तकनीक से कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। मगर आशीष ने अभी अभी कहा था कि उसका शरीर आम लोगों के शरीर के हिसाब से काफी ज्यादा ही हीट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है,
तो फिर उसे लंग कैंसर का इलाज होना काफी आसान होना चाहिए। आशीष ने भी पढ़ लिया था कि अनिका आंखों ही आंखों में उससे क्या सवाल पूछने वाली थी। इससे पहले कि अनिका उसे लंग कैंसर के इलाज के बारे में कुछ कहती, आशीष ने अनिका से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि अगर मेरे पास ये पावर है तो फिर मेरे लंग कैंसर का इलाज होना काफी आसान होना चाहिए। मगर नहीं, तुम ये भूल रही हो कि अगर मेरे शरीर में हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है तो मेरे शरीर के अंदर पल रहे कैंसर सेल्स की भी हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आम लोगों के कैंसर सेल्स और मेरे कैंसर सेल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है और इसलिए मेरे कैंसर का इलाज होना बहुत मुश्किल है। अनिका एक चीज़ अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे इंसान हो या सुपर वुमन, कैंसर का इलाज कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए आशीष की ओर सिंपैथी से देखते हुए अनिका ने कहा, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अभी आशीष और अनिका आगे कुछ बात कर पाते तभी वेटर ने अपना टेबल पर कुछ खाना रखा। आशीष अच्छी तरह से जानता था कि उसने जो कैंसर के बारे में बातें की थी उसके बाद माहौल काफी उदास हो गया था। इसलिए माहौल को ब्राइट करते हुए आशीष ने धीरे से ताली बजाई और अपने हाथों में चम्मच लेते हुए अनिका से कहा, अरे भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो, आज मेरी एक दिल्ली तमन्ना पूरी हो गई। मैं तुमसे दिल्ली में कई बार पूछने की कोशिश की कि क्या तुम मेरे साथ कभी डिनर पर जाना चाहती हो, मगर ज़्यादातर वहाँ तुमने मेरी इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। अब यहाँ इस तरह हमें डेट पर जाने का मौका मिलेगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये कहने के बाद आशीष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अनिका ने भी हल्की स्माइल देते हुए अपनी प्लेट से खाना शुरू कर दिया। तभी अनिका के कानों में एक सुनी सुनाई आवाज़ पड़ी। अनिका का ध्यान उस प्राइवेट रूम की ओर था जिसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आवाज़ डॉक्टर एलिस की थी। डॉक्टर एलिस अपने कुछ स्टूडेंट के साथ वहां के एक प्राइवेट रूम में बैठे थे। प्राइवेट रूम से जो धुंधली धुंधली आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ रही थी उसमें बार बार अनिका को डॉक्टर अमृता का जिक्र होते हुए सुनाई दे रहा था। डॉक्टर एलिस अपने स्टूडेंट को कह रहे थे, डॉक्टर अमृता की केस स्टडी तो काफ़ी बेसलेस है। अरे, 1 महीने में सिर्फ 1 या 2 ऑपरेशन करती हैं। हो सकता है कि वो पेशेंट ही ना हो बल्कि उसके ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हो। ऐसे केस स्टडीज पर यकीन करना मेडिकल साइंस के लिए ठीक नहीं होगा। तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी केस स्टडीज किस तरह की रिसर्च पर बेस्ड होती है। तुम लोग देख लेना, एक बार मेरी केस स्टडी को इस यूनिवर्सिटी में अप्रूवल मिल जाए तो फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले भी उसे अप्रूवल देने से पीछे नहीं हटेंगे और सब लोग ये बात मान जाएंगे कि डॉक्टर अमृता की जो केस स्टडीज इस वक्त यूनिवर्सिटी में घूम रही है उसके मुकाबले मेरी केस स्टडीज कितनी ज़्यादा रिसर्च बेस्ड और पावरफुल है। डॉक्टर एलिस के जो स्टूडेंट उसके चमचे बनकर उसके आसपास बैठे थे वो भी उनकी बातों में हामी भरते हुए कहने लगे, सर, हमें तो आप पर पूरा भरोसा है। अरे, हम जानते हैं कि ये डॉक्टर अमृता आपके सामने कुछ भी नहीं है। हमने तो खुद भी ये बात अच्छी तरह से सुनी है कि डॉक्टर अमृता तो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को भी संभालने में नाकामयाब रही है और जब से उसके साथ पर्सनल ट्रेजेडी हुई है वो लोगों को मुंह दिखाने से भी कतराती फिरती हैं। मुझे तो कभी कभी उन यूनिवर्सिटीज पर अफसोस होता है जो डॉक्टर अमृता की केस स्टडीज अपने बच्चों को सिखाते हैं। अरे, जब उनके बच्चे गलत केस स्टडीज पढ़ेंगे तो फिर आगे चलकर वो लोग किस तरह से कामयाब साइंटिस्ट या डॉक्टर बन पाएंगे। तभी और एक स्टूडेंट ने उस स्टूडेंट की बात में हामी भरते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि हमें डॉक्टर अमृता के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मिशन चलाना चाहिए जिससे डॉक्टर अमृता को बेनकाब किया जा सके। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि एलिस ने कई बार डॉक्टर अमृता से हाथ मिलाने के लिए और अपनी रिसर्च स्टडी में एक साथ मिलकर काम करने के लिए उसे कई मेल भेजे थे, मगर अनिका उन दिनों इतनी बिजी थी कि उन्होंने एलिस के किसी मेल का जवाब नहीं दिया था और शायद इसी वजह से एलिस का ईगो हर्ट हो चुका था। जब अनिका एलिस की लेक्चर में बैठी थी तब अनिका ने अच्छी तरह से एलिस का स्वभाव जांच और परख लिया था। एलिस काफ़ी ईगोइस्टिक व्यक्ति नजर आते थे, मगर आर्ट्सो यूनिवर्सिटी के बच्चों में एलिस का काफ़ी खौफ था। यूँ कहा जा सकता था कि बच्चों का ये मानना था कि अगर दुनिया को बदलने के लिए कोई आविष्कार किया जाना चाहिए तो वो सिर्फ प्रोफेसर एलिस ही कर सकते थे।
अनिका को बच्चों की इस बिलीफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही प्रोफेसर एलिस के स्वभाव से अनिका को कोई दिक्कत थी। मगर अनिका बार बार यही सोच रही थी कि अगर उन्हें बड़ा बनना है तो उन्हें डॉक्टर अमृता को नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी। वो अपनी थीसिस सबके सामने रख के ये प्रूफ कर सकते थे कि उनकी थीसिस, उनकी थ्योरी डॉक्टर अमृता की थ्योरी से ज्यादा बेहतर है। अपनी महानता प्रूफ करने के लिए उन्हें डॉक्टर अमृता को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं थी। बस इसी बात को लेकर अनिका अपनी जगह से उठकर उस प्राइवेट रूम की ओर जाने लगी। तब अनिका के कानों पर अंदर से मारपीट की आवाज पड़ने लगी। जब अनिका ने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तब अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि कुछ स्टूडेंट जमीन पर औंधे पड़े थे और प्रोफेसर एलिस भी काफी अस्त व्यस्त लग रहे थे। उनके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे और उनके चश्मे भी उनकी टाई पर लटक चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर एलिस भी किसी ने जमकर पिटाई कर दी हो। अनिका ने थोड़ा और दरवाजा खोलकर ये दिखने की कोशिश की कि आखिर अचानक अंदर हो क्या गया था। इन लोगों की ऐसी हालत किसने की थी। तभी अनिका ये देखकर शॉक हो गई कि जमीन पर पड़े स्टूडेंट के सामने भूमिका गुस्से से लाल लाल आंखें लिए उन्हें घूर रही थी। भूमिका उन सब से कह रही थी, देखो, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने से पहले जरा 100 बार सोच लिया करो। तुम लोग जिसके बारे में इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हो वो मेरी भाभी हैं, और अगर मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में ऐसी वैसी कोई भी बात सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूमिका की धमकी सुनकर जमीन पर पड़े सभी लोग डर के मारे कांपने लगे थे। प्रोफेसर एलिस भी भूमिका का गुस्सा देखकर काफी नर्वस नजर आ रहे थे। इससे पहले कि अनिका उस रूम के अंदर जाकर भूमिका से मिलती, अनिका का फोन बजने लगा। अनिका ने देखा कि निखिल उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अनिका ने जैसे ही कॉल कनेक्ट किया, निखिल ने अनिका से कहा, अनिका, क्या तुम जानती हो कि भूमिका इस वक्त कहाँ है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ही मेरे साथ ब्रेकअप करके वो मेरी जिंदगी से गायब हो गई है। अब ना उसका कोई अता पता है और ना ही वो अपना कॉल रिसीव कर रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक वो कहाँ चली गई। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे बताना। अनिका निखिल की बात सुनकर हैरान हो गई थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि अचानक इस तरह लंदन आने के पीछे भूमिका की क्या वजह हो सकती थी। निखिल बार बार अनिका से पूछ रहा था कि आखिर भूमिका कहाँ चली गई थी। अचानक उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि भूमिका कहाँ गायब हो गई थी। मगर निखिल इतना जरूर जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भूमिका अपनी भाभी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त अनिका को ये जरूर बताएगी कि वो कहाँ जा रही थी। अनिका, जिसकी आंखों के सामने इस वक्त भूमिका लंदन में मौजूद थी, वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर भूमिका यहाँ पर क्या कर रही थी। अनिका ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए निखिल को जवाब देते हुए कहा, देखो, इस वक्त मैं कुछ नहीं जानती, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसे ही मेरा उससे कांटेक्ट होता है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि वो इस तरह तुम्हारी जिंदगी से क्यों चली गई। ये कहने के बाद अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। भूमिका ने जिन लोगों की पिटाई की थी वो सब जमीन पर पड़े तेज सांसें ले रहे थे। सबकी आंखों में हैरानी थी। उन सबके सामने जो चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक फैशनेबल मॉडर्न जैसी दिखने वाली लड़की इतनी ताकतवर हो सकती है, कि सबको इतनी बेरहमी से पीट भी सकती थी। प्रोफेसर एलिस भी बुरी हालत में एक चेयर पर बैठे हुए जमीन की ओर देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके इतने लंबे करियर में किसी ने पहली बार उनकी इस तरह से इंसल्ट की थी। इससे पहले कि किसी का ध्यान पड़ता, अनिका तुरंत उस प्राइवेट रूम के अंदर गई और भूमिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचकर बाहर ले गई। जैसे ही भूमिका की नजर अनिका पर पड़ी, भूमिका काफी हैरान हो गई। भूमिका इससे पहले कि अनिका से कोई सवाल पूछ पाती, अनिका उसे बाहर की ओर ले जाने लगी। प्राइवेट रूम के बाहर निकलते ही भूमिका की नजर आशीष पर पड़ी। आशीष और अनिका को एक साथ देखकर भूमिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भूमिका ने अपना हाथ झटकते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अनिका से पूछा, क्या तुम यहाँ किसी के साथ डेट पर आई हो? और जरा मुझे ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि भूमिका रोहित और अनिका की रिलेशनशिप को लेकर कितनी पॉसेसिव थी।
मगर अनिका यह भी जानती थी कि इस तरह रेस्टोरेंट में तीनों का एक साथ होना खतरे से खाली नहीं था। दुश्मनों की नजर किसी भी वक्त उन तीनों पर पड़ सकती थी। इसलिए बिना वक्त गंवाए अनिका ने फिर से भूमिका का हाथ पकड़ लिया और उसे रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में ले गई। भूमिका और अनिका को एक तरफ जाते हुए देखकर आशीष ने भी बिल पे करने के बाद उनका पीछा किया। आशीष तेजी से जब रेस्टोरेंट के पीछे गया तो उसने देखा कि दूर एक पार्किंग लॉट में अनिका भूमिका को लेकर जा रही थी। पार्किंग लॉट के ठीक बगल में एक रेस्ट एरिया था। वहां पहुंचने के बाद अनिका ने इस बात की तसल्ली कर ली कि यहाँ कोई सर्विस लेंस कमरा नहीं थे। भूमिका काफी देर से अनिका से कई सवाल पूछना चाहते थे, मगर अनिका ने उसे रोक कर रखा था। जब अनिका को यकीन हो गया कि उन्हें कोई देख नहीं रहा था और न ही उन्हें कोई फॉलो कर रहा था, तब अनिका ने भूमिका से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूमिका ने पलटकर सवाल पूछते हुए कहा, मुझे पहले ये बताओ कि तुम इस आशीष के साथ यहाँ पर डेट पर क्यों गई थी? पीछे से आ रहे आशीष ने भूमिका की बात सुन ली थी। आशीष ने बिल्कुल धीमी और जेंटल आवाज में भूमिका से कहा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आशीष को आगे बोलने से रोकते हुए भूमिका ने आशीष से कहा, तुम्हें तो इस वक्त क्रिस्टोफर और उसकी गैंग के साथ होना चाहिए। तुम हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट के स्पेशल एजेंट हो। तुम यह सब कैसे कर सकते हो? आशीष ने भूमिका को शांत करते हुए कहा, देखिए, मैं इस वक्त आप ही का काम कर रहा हूँ, मगर क्रिस्टोफर और उसकी गैंग के लिए तो मैं उन्हीं की गैंग का एक हिस्सा हूँ। क्रिस्टोफर के ही कहने पर मैं उनके एक मिशन पर यहाँ आया हूँ। जब भूमिका को ये यकीन हो गया कि वो जो कुछ भी सोच रही थी वैसा नहीं था, तब उसने एक लंबी राहत की सांस ली। भूमिका का शक दूर होने के बाद भूमिका से अनिका ने पूछा, अब यहाँ वहाँ की बातें हो गई, वो तो तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूमिका ने यहाँ वहाँ देकर अनिका को कंधे से पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, आशीष के कहने पर ही इंस्पेक्टर अब्बास ने एक स्पेशल मिशन पर मुझे यहाँ भेजा है। आशीष ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि क्रिस्टोफर की गैंग को ये पता चला है कि वह खतरनाक आदमी जिसे ये लोग शक्तिशाली गेंडा कहकर बुलाते हैं, वो यहाँ लंदन में है। अब उसी का पीछा करते हुए मैं यहाँ पर आई हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि मुझे आने में काफी देर हो गई। अनिका और आशीष दोनों ही भूमिका की ये बात सुनकर शॉक हो गए और एक दूसरे को देखते रहे। भूमिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उस शक्तिशाली गेंडे को ये पता लग चुका है कि V16 पावर ड्रग का फॉर्मूला यही कहीं एस्टो यूनिवर्सिटी में है। अनिका एक बात अब तक अच्छी तरह से जान चुकी थी कि उसके जो भी दुश्मन थे वो लोग अनिका के इर्द गिर्द कहीं मौजूद थे और V16 पावर ड्रग हासिल करने से भी कुछ ही दूरी पर थे। मगर अनिका नहीं जानती थी कि उसके दुश्मन V16 पावर ड्रग के बेहद करीब पहुंच चुके थे। अनिका के पास वक्त बहुत कम था। इससे पहले कि उसके दुश्मनों के हाथ V16 पावर ड्रग लगे, अनिका खुद उस पावर ड्रग तक पहुंचना चाहती थी। अनिका के पास एक ही रास्ता था, अपने बेटे अलेक्जेंडर को बचाने का। मगर अनिका ये भी जानती थी कि वो 5 लोग जो पावर ड्रग की साइड इफेक्ट्स को मात देकर जिंदा बचे थे, उन 5 लोगों के लिए भी V16 पावर ड्रग तक पहुंचना कितना जरूरी था। भूमिका ने फिर से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कल रात को यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अपने घर में मुर्दा पाए गए। वो प्रोफेसर अस्टा यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट में थे। मुझे पक्का यकीन है कि ये काम उस शक्तिशाली गेंडे का है। V16 पावर ड्रग हासिल करने के लिए वो अब एक के बाद एक अपने कदम आगे बढ़ाने लगेगा और उसके रास्ते में जो भी आएगा उसे मिटा देगा। हमें उसे रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भूमिका की ये बात सुनकर कहीं न कहीं आशीष के चेहरे पर मायूसी दिखने लगी थी। आशीष के चेहरे के रिएक्शन देखकर भूमिका ने आशीष से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी अपने साथियों से काफी प्यार है। जब से पता चला है कि स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग इतने नजदीक पहुंच चुके हैं तुम्हारे साथी को पकड़ने के लिए, तब से तुम्हारे चेहरे पर मायूसी दिखाई देने लगी है। आशीष ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए भूमिका से कहा, हर वो चीज जो अपनी आंखों से देख सकती है वह सच हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वो असलियत नहीं होती। अनिका और भूमिका दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बचपन में काफी बच्चों को एक बहुत बड़े ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के जरिए पावर ड्रग की पहली डोज से इंजेक्ट किया गया।
हर एक डोज के साथ साथ काफी बच्चे उस हेवी पावर साइड इफेक्ट का शिकार बनते गए। देखते ही देखते लाखों से हजारों और हजारों से कुछ 100 बच्चे जिंदा बचे। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि पावर ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से हजारों बच्चों की मौत होने लगी थी, मगर ये बात शायद कोई नहीं जानता। उन हजारों बच्चों में से कई बच्चों को तो खुद इस शक्तिशाली गैंडे ने अपने हाथों से मारा था। आशीष का खुलासा सुनकर भूमिका और अनिका फटी हुई आंखों से उसे देखते रहे। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप लोग इस वक्त उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, मगर वो बच्चा पहले से ऐसा नहीं था। कुदरत ने उसे ऐसा नहीं बनाया था। पावर ड्रग के साइड इफेक्ट के चलते उस लड़के की मानसिक हालत भी पूरी तरह से अलग हो चुकी है। उसके शरीर में इतनी शक्ति बढ़ने लगी थी कि मारना तो जैसे उसके लिए जरूरी हो गया था। वह जन्म से वायलेंट नहीं था, मगर पावर ड्रग लेने के बाद उसके शरीर में इतनी ताकत आने लगी कि उस ताकत का इस्तेमाल करना उसके लिए बेहद जरूरी हो गया था। शायद लोगों को मारना उसका जुनून नहीं था, बल्कि लोगों को मारना उसकी जरूरत बन चुकी थी। पावर ड्रग के जरिए दुनिया भर में काबू पाने वाले लोग यह नहीं जानते कि जो लोग इस दुनिया का मालिक बनना चाहते हैं, कहीं न कहीं पावर ड्रग उन्हीं को अपना गुलाम बना रहा था। अनिका और भूमिका दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि पावर ड्रग के इस्तेमाल के बाद सिर्फ 5 लोग बचे थे, जिन लोगों ने हर साइड इफेक्ट को मात देकर अपने आप को अब तक जिंदा रखने में कामयाबी हासिल की थी। क्रिस्टोफर, आशीष डोगरा, शक्तिशाली गेंडा, स्पेसी और लिसनर। आशीष की बात पूरी होने के बाद भूमिका ने गहरी सोच के बाद अनिका और आशीष से कहा, मगर मुझे लगता है कि उसकी जरूरत ही उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। वो अपने पावर को लोगों तक पहुंचाने के लिए दहशत फैलाना चाहता है, क्योंकि अगर तुम जो कह रहे हो वो बात सच है तो फिर दहशत फैलाने के लिए उसके पास और भी कई तरीके हैं। तुम नहीं जानते कि किस हालत में प्रोफेसर की लाश मिली थी। बहुत बेरहमी से मारा गया था उन्हें। प्रोफेसर पर इतनी क्रूरता मैंने अपनी स्पेशल एजेंट की ड्यूटी में आज तक कभी नहीं देखी। उस शक्तिशाली गेंडे ने प्रोफेसर को इतनी बेरहमी से मारा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। अगर शक्ति का प्रदर्शन करना है तो अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है। वह अपनी शक्ति से हजारों लोगों की जानें बचा सकता है। अपनी शक्ति से इस दुनिया में कई बदलाव ला सकता है जो इंसान के लिए फायदेमंद हो। लेकिन इस तरह के शक्ति प्रदर्शन का क्या मतलब है? भूमिका की बात सुनने के बाद आशीष के चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कान आ गई। अपनी जेंटल आवाज में आशीष ने भूमिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, कुदरत ने हर इंसान को एक जैसा ही बनाया है। हाँ, हालांकि उन सब को अलग अलग क्वालिटीज और अलग अलग टैलेंट दिए गए हैं, मगर हर इंसान अपनी शक्ति को इंसानी विकास के लिए नहीं यूज करता। कोई अच्छा आदमी बन जाता है तो कोई बुरा। बस सुपर ह्यूमन में भी यही है। सुपर ह्यूमन भी आखिर एक ह्यूमन ही है। और इतना याद रखना, सर्वनाश जब भी होगा तो शक्ति के कारण से ही होगा। कमजोरी के कारण कभी सर्वनाश नहीं हो सकता। ये इंसान अपने आप को जितनी शक्तिशाली बनाता जाएगा, ये दुनिया उतनी ही तेजी से अपने अंत की तरफ आगे दौड़ेगी। भूमिका और अनिका दोनों ही अच्छी तरह से समझ रहे थे कि आशीष क्या कहना चाहता था। अनिका को अब ज्यादा यकीन होने लगा था कि अगर V16 पावर ड्रग किसी ऐसे खतरनाक आदमी के हाथ पड़ जाए तो ये दुनिया के लिए कितना घातक हो सकता था। अनिका अब अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि आखिर स्वाति मल्होत्रा ने इतने सालों तक क्यों V16 पावर ड्रग का राज छुपा कर रखा था। अगर अनिका को जरूरत ना होती तो कभी भी उस पावर ड्रग को ढूंढने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाती। अगर एलेक्जेंडर की जिंदगी का सवाल ना होता तो अनिका कभी भी लोगों तक V16 पावर ड्रग के होने की भनक भी नहीं लगने देती। मगर तभी मन ही मन अनिका ये भी सोचने लगी कि क्या दुनिया के सर्वनाश और शांति के बीच सिर्फ एलेक्जेंडर की जिंदगी थी? अगर एलेक्जेंडर की जिंदगी बचाने की इतनी बड़ी कीमत दुनिया को चुकानी होगी तो क्या एक माँ वो कीमत चुकाने के लिए तैयार थी? ये सारी बातें सोच सोचकर अनिका के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। अनिका जानती थी कि V16 पावर ड्रग का फार्मूला वहीं कहीं एस्ट्रो यूनिवर्सिटी में उनके आसपास था। मगर अब अनिका के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सचमुच वह V16 पावर ड्रग तक पहुंचकर इस पूरी दुनिया को खतरे में डालना चाहती थी। आशीष की पूरी बात सुनने के बाद भूमिका ने धीमी आवाज में कहा,
इंसानियत पर कब्जा करने के चक्कर में लोग इंसान होना ही भूल जाते हैं। भूमिका खुद एक स्पेशल एजेंट थी, मगर इस वक्त उसके चेहरे पर रिएक्शन देखकर समझ में आ रहा था कि बावजूद इसके कि वो दिखने में काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन उसे भी ये सारी बातें सुनकर काफ़ी तकलीफ हो रही थी। भूमिका ने अनिका की ओर जाकर धीमी आवाज़ में कहा, देखो, आने वाले कुछ दिनों में अरसव यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी खतरनाक परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। इस खतरनाक लोगों के साथ डील करने के लिए तुम ट्रेंड नहीं हो। भूमिका की नज़रों में अनिका एक कमजोर शरीर वाली लड़की थी। भूमिका अनिका की असलियत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। भूमिका को ये पता था कि अनिका एक बेहद अच्छी डॉक्टर और काबिल स्पेशल एजेंट थी, मगर भूमिका को ये अंदाजा भी नहीं था कि वक्त आने पर अनिका दुश्मनों की फौज के साथ अकेले ही लड़ सकती है। अनिका के लिए भूमिका की आंखों में जिक्र नजर आ रही थी। अनिका ने भूमिका की ओर देखते हुए कहा, देखो, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखो। अनिका का चेहरा पड़ती हुई भूमिका ने अनिका से सीधी और धीमी आवाज में कहा, तुम फिक्र मत करना, वह आदमी चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वो तुम्हें खरोच भी नहीं पहुंचा पाएगा। ये कहते हुए भूमिका ने अनिका के मोबाइल फोन से अपना नंबर स्पीड डायल में डायल कर दिया और फोन वापस अनिका को थमाते हुए कहा, अगर कोई भी खतरा महसूस हो तो स्पीड डायल के जरिए मुझे अलर्ट कर देना, और मैं भी इस बात का खास ध्यान रखूंगी कि वो लोग तुम तक ना पहुंच पाएं। अनिका भूमिका की बात सुनने के बाद भी बिल्कुल खामोश थी। अनिका की खामोशी का कोई अलग ही मतलब निकालते हुए भूमिका ने धीमी आवाज में कहा, तुम फिक्र मत करना, अपने भाई की मौत का बदला मैं उस गेंडे से जरूर लेकर रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं उसे पर्सनली अपने हाथों से मारूंगी मैं, और अपने भाई की मौत का बदला लूंगी। भूमिका की बातों में अपने भाई की मौत का गम नजर आ रहा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित जिंदा था और यहीं कहीं उसके आसपास था, मगर इस वक्त रोहित की मौत की खबर छुट्टी थी। यह बात अनिका किसी को नहीं बताना चाहती थी। अनिका के साथ सिंपैथी दिखाने के बाद भूमिका आशीष की ओर देखकर कहने लगी, और तुम ये मत भूलना कि तुम यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट की एक स्पेशल एजेंट हो और ऑन ड्यूटी हो। ड्यूटी पर होने के बावजूद तुम्हें इस तरह से फ्लर्टिंग करने का मौका मिल कैसे जाता है? बेहतर यही होगा कि अपने काम पर ध्यान दो। अनिका भूमिका की बातें सुनकर काफी हैरान थी। आज से पहले भूमिका को किसी हैंडसम लड़के के साथ इस तरह से बात करते हुए अनिका ने कभी नहीं देखा था। अनिका जान चुकी थी कि कोई बात जरूर थी जिसे भूमिका को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। भूमिका का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। वो काफी जिम्मेदार और काफी सीरियस लग रही थी। आशीष भी अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त भूमिका को हर चीज का एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं था, इसलिए भूमिका की ऐसी बात पर आशीष ने बड़े ही रिस्पेक्टफुली अपना सर झुका दिया और हाँ में अपना सर हिला दिया। इसके बाद भूमिका उस रेस्टोरेंट से बाहर की ओर निकलने लगी। जैसे ही भूमिका वहां से निकली, अनिका के फोन पर फिर से निखिल का फोन आने लगा। निखिल का फोन नंबर अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते ही अनिका ने भूमिका को आवाज लगाते हुए कहा, रुक जाओ भूमिका, 1 मिनट, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अनिका तेजी से भूमिका के पास गई। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि उन दोनों का इस तरह ज्यादा देर तक अकेले रहना ठीक नहीं था, इसलिए अनिका को अपने पास आते हुए देखकर भूमिका ने कहा, बोलो क्या हुआ, जल्दी बताओ, हो सकता है कि हमारे दुश्मन किसी भी वक्त हम पर हमला कर दें। अनिका की आंखों में किसी बात का कोई डर नहीं नजर आ रहा था। अनिका ने भूमिका का हाथ पकड़ा और उसको पार्किंग लॉट की खड़ी एक कार के पीछे ले जाते हुए पूछने लगी, जरा मुझे बताओ कि तुम्हारी और निखिल के बीच में क्या हुआ है? निखिल का नाम सुनते ही भूमिका के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। भूमिका ने धीमी आवाज में अनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या उसने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की? भूमिका के टोन से अनिका समझ चुकी थी कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ थी। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, उसने मुझे कहा कि तुमने अचानक ही उसके साथ ब्रेकअप करने का फैसला किया और तुम उसकी जिंदगी से गायब हो गई। क्या तुम एक बार उससे बात नहीं करना चाहती? भूमिका कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ी खामोश रही। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी उसके साथ एक बार बात करवा दूं। बेचारा कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक बार बात कर लो उसके साथ। अनिका की बात पूरी होने के बाद भूमिका ने कहा, उसे कह देना कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे।
मैं उसकी जिंदगी में कभी वापस आने वाली नहीं। कुछ दिनों के साथ को वो प्यार समझने की भूल ना करे। मुझ जैसी लड़की उसे कभी नहीं मिल सकती। हालांकि भूमिका की बातों में काफी एरोगेंस नजर आ रहा था, मगर अनिका भूमिका को अच्छी तरह से जानती थी। भूमिका की आंखों कुछ और ही कह रही थी। अनिका ने भूमिका से पूछा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? भूमिका ने बिना कुछ कहे सिर्फ इशारे में अनिका से कहा, हाँ कहो। अनिका ने अपना सवाल पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? कोई ऐसी लड़ाई हुई जो सॉल्व हो सकती है? भूमिका ने अपनी नजरें उठाते हुए अनिका से कहा, कम ऑन अनिका, तुम तो इतने महीनों से मुझे जानती हो और मेरी चॉइस को भी अच्छी तरह जानती हो। वो निखिल मेरी चॉइस नहीं है, उसे मुझे भूलना ही होगा। यह कहने के बाद बिना एक सेकेंड गंवाए भूमिका वहां से चली गई। निखिल बार बार अनिका को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दूर जा रही भूमिका को देखते हुए अनिका ने निखिल का फोन रिसीव करते हुए कहा, हाँ बोलो निखिल, क्या हुआ? वहां निखिल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से पूछा, क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? अरे मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक बार भूमिका से बात करना चाहता हूँ। तुम मेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकती? ये मत भूलो कि पिछले कई दिनों से मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। निखिल जो कुछ भी कह रहा था वो काफी गुस्से में कह रहा था। ये बात अनिका अच्छी तरह से जानती थी और यह बात भी सच थी कि पिछले कई दिनों में निखिल ने कई बार अनिका की मदद की थी और उसे मुश्किलों से बचाया था। निखिल की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो भूमिका के लिए कितना परेशान था। अनिका ने निखिल से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है? मतलब तुम्हारे ब्रेकअप का कोई तो कारण होगा। इस सवाल पर लगभग रोते हुए निखिल ने अनिका से कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिना किसी कारण उसने मेरी जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर लिया। अचानक ही गायब हो गई। इतने दिनों से हमारे बीच में सब कुछ सही सही चल रहा था, बिल्कुल किसी परियों की कहानी की तरह। मैंने हमेशा ये ख्याल रखा कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ ना पहुंचाऊं, मगर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसे अचानक मेरी किस बात का बुरा लग गया है। क्या मैं उसे सुबह सुबह जगाने के लिए उसके गालों पर किस करता हूँ, उसे यह बात पसंद नहीं आई? या फिर मैं जो उसे के लिए खाना बनाता हूँ वो खाना उसे पसंद नहीं आई? वो जब भी काम के लिए निकलती थी मैं उसे एक बार जोर से गले लगा लेता था। क्या मेरी यह हरकतें उसे पसंद नहीं आई? या फिर शायद मेरा उसे माथे पर बार बार चूमना पसंद नहीं आया? भूमिका को याद करते हुए निखिल फूट फूट कर रोने लगा। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए निखिल ने अनिका से कहा, मैं 30 साल का हो गया हूँ। मैंने इससे पहले कभी ऐसी फीलिंग महसूस नहीं की। मैं भूमिका से सच्चा प्यार करता हूँ और सब कुछ सही चल रहा था। पता नहीं कैसे अचानक ही वो मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। मैं बस एक बार उससे मिलकर पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। भूमिका ने अभी अभी अनिका के साथ जो बातें की थी और निखिल की बातें सुनने के बाद अनिका को यकीन हो गया था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ थी। जरूर कोई ऐसी बात थी जो भूमिका अनिका से छुपा रही थी। भूमिका और निखिल के बीच में जरूर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद भूमिका ने अचानक ही अपना रवैया बदल दिया था। मगर अब तक एक बात अनिका ने भी भूमिका की आंखों में पढ़ ली थी। जो इमोशंस निखिल की बातों से अनिका को भूमिका के लिए नजर आ रहे थे, वही इमोशंस भूमिका की आंखों में अनिका ने निखिल के लिए पकड़ लिए थे। इससे पहले भूमिका ने कई बार अनिका को अपने लड़कों के साथ फ्लर्टिंग एक्सपीरियंस की कहानियां सुनाई थी, मगर कभी भी अनिका ने भूमिका की आंखों में किसी लड़के के लिए इस तरह के इमोशंस नहीं देखे थे जिस तरह के इमोशंस निखिल के लिए भूमिका की आंखों में दिखाई दिए थे। वहां भूमिका जब रेस्टोरेंट से वापस अपनी कार के पास पहुंच रही थी, तब अचानक उसे अपने एक साथी ऑफिसर का कॉल आया। भूमिका ने जब कॉल अटेंड किया तो उस साथी ऑफिसर अरुण ने भूमिका से कहा, यस ऑफिसर। भूमिका, कहाँ हो आप सेफ तो हो ना? हम रेस्टोरेंट के बाहर ही आपका इंतजार कर रहे हैं। आप अब तक आई नहीं। मैं जानता हूँ कि आप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑफिसर हैं, मगर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दुश्मन भी बहुत खतरनाक हैं। अनिका के साथ जो कुछ भी बातें हुई थी उसके बाद भूमिका भी काफ़ी इमोशनली हो गई थी। अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए भूमिका ने अपने साथी ऑफिसर को जवाब देते हुए कहा, मैं अभी बस पहुंच ही रही हूँ। इससे पहले कि भूमिका आगे अपनी कुछ बात कह पाती, भूमिका को फोन पर लगातार किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी।
वॉइस में काफी डिस्टरबेंस होने के कारण भूमिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहां रेस्टोरेंट के बाहर खड़े भूमिका के साथी ऑफिसर अरुण को 4 लोगों ने घेर लिया था। वो चारों एस्टर यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट थे जिन्हें अभी अभी भूमिका ने रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता की इंसल्ट करने के लिए पछाड़ा था। उन चारों स्टूडेंट से कुछ ही दूरी पर प्रोफेसर एलिस भी खड़े थे। बच्चे शोर मचा कर ऑफिसर से कह रहे थे, ऑफिसर, अंदर एक खतरनाक लड़की है। उन्होंने हम सबको बहुत बुरी तरह से मारा। देखने में तो वो लड़की किसी फैशन मॉडल की तरह लगती है, मगर उसके शरीर में गजब की ताकत है। हम चारों को कुछ ही सेकंड के अंदर ढेर कर दिया। यहाँ तक कि हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलिस को भी नहीं छोड़ा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की कंप्लेन सुनने के बाद ऑफिसर अरुण ने उनसे कहा, अरे शांत हो जाओ तुम लोग, बिल्कुल शांत हो जाओ, घबराओ मत। अगर तुम लोगों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती हुई है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम जरूर उस लड़की को सजा देंगे, मगर एक टेक्निकल डिफिकल्टी है, मैं जाकर कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि अगर किसी लड़की ने अपराध किया है तो किसी लेडी ऑफिसर का होना बहुत जरूरी है। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, बस मेरी एक सीनियर लेडी ऑफिसर किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती ही होंगी। उनके आते ही हम उस लड़की को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा कभी किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगी। पुलिस ऑफिसर अरुण की बात सुनने के बाद प्रोफेसर एलिस ने आगे बढ़ते हुए अरुण से कहा, देखिए ऑफिसर, वो लड़की बेहद खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि ये आपके डिपार्टमेंट की पुलिस ऑफिसर उसका मुकाबला कर पाएंगी। मुझे लगता है कि आपको और 10-12 ऑफिसर्स को यहाँ बुला लेना चाहिए। अरुण उन सब लोगों के चेहरे देखकर समझ गया था कि वो लोग कितने घबराए हुए थे, मगर उनकी बातों पर यकीन करना अरुण के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्हें शांत करते हुए अरुण ने कहा, अरे आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। मेरे साथ जो मेरी सीनियर लेडी ऑफिसर हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को जिस लड़की ने अंदर रेस्टोरेंट में परेशान किया है, उन जैसी 50 लड़कियों से वो अकेली ही लड़ सकती हैं। जब अरुण ने उन लोगों को ये बात कही तब अरुण की नज़र दूर से आती हुई भूमिका पर पड़ी और फिर उसने उन लोगों से कहा, देखिए घबराइए मत, वो रही मेरी सीनियर ऑफिसर, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। ऑफिसर की बात सुनने के बाद प्रोफेसर एलिस ने राहत की सांस ली, मगर जब उसने मुड़कर दूर से आ रही सीनियर ऑफिसर की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। जैसे ही प्रोफेसर एलिस की नज़र भूमिका पर पड़ी, उनके हाथ पांव फिर से कांपने लगे, मगर तभी उन्होंने देखा कि ठीक भूमिका के पीछे एक लेडी ऑफिसर भी चलकर आ रही थी। भूमिका ने शॉर्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहन रखा था। भूमिका इस वक्त यूनिफॉर्म में नहीं थी, वो स्पेशल डिपार्टमेंट की स्पेशल एजेंट थी, इसलिए दुश्मनों की नज़र से बचने के लिए हमेशा ही सिविल ड्रेस में अपनी ड्यूटी पर रहती थी। जब प्रोफेसर एलिस की नज़र भूमिका के ठीक पीछे चल रही लेडी ऑफिसर पर पड़ी तब उनके चेहरे पर अचानक ही काफ़ी राहत नजर आने लगी। जब भूमिका चलकर उन सबके पास आकर खड़ी हुई तब उसकी ओर बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर देख रहे प्रोफेसर एलिस ने कहा, अब दिखाओ अपनी ताकत, अब देखता हूँ किस तरह से तुम हमारे साथ जबरदस्ती करती हो। प्रोफेसर एलिस को भूमिका के साथ इस तरह बात करते हुए देखकर खुद अरुण भी हैरान रह गया था। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर एलिस ने भूमिका से कहा, अब तुम बचकर नहीं जा सकती, क्योंकि अब हमारे साथ यहाँ के होनहार पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी हम पर हाथ उठाना तो दूर, हमारे साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर पाओगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि हम पर हाथ उठाने का क्या नतीजा हो सकता है। ये लोग तुम्हें अरेस्ट करके जेल में ले जाएंगे और जेल में ऐसे ऐसे गुंडों के साथ तुम्हारी मुलाकात होगी कि तुम उस पल को कोसोगी जब तुमने हम सब पर हाथ उठाया था। जेल के अंदर खूंखार गुंडे होते हैं, उन लोगों के सिर पर बहुत सारे खून के इल्जाम होते हैं। कई लोग चोरी, डकैती और लूटपाट के जुर्म में अंदर आते हैं तो कईयों के ऊपर बलात्कार के भी इल्जाम लगे होते हैं। और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को किस तरह की कंपनी मिलने वाली है जेल के अंदर, यह तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। प्रोफेसर एलिस की बात सुनकर उसके स्टूडेंट भी जोर जोर से भूमिका को देखकर हंसने लगे। प्रोफेसर एलिस के एक स्टूडेंट ने आगे बढ़ते हुए भूमिका की ओर देखकर कहा, अरे इतनी खूबसूरत लड़की के साथ अगर जेल में वक्त गुजारने का मौका मिल जाए
तो मैं भी एक आध चोरी करके जेल जाने के लिए तैयार हूँ। उस लड़के की बात सुनकर बाकी लड़के भी जोर जोर से हंसने लगे। जब प्रोफेसर एलिस ने देखा कि ऑफिसर अरुण कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उन्होंने भूमिका की ओर इशारा करते हुए कहा, ऑफिसर, इस लड़के को अरेस्ट कर लो, इसी ने हम सब पर अटैक किया है। प्रोफेसर के कंप्लेंट सुनकर ऑफिसर अरुण हैरान होकर भूमिका की ओर देखने लगे। भूमिका अभी भी बहुत गुस्से से प्रोफेसर एलिस को देख रही थी। ऑफिसर अरुण ने आगे बढ़ते हुए भूमिका से कहा, ऑफिसर भूमिका, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? आप ही ने इन लोगों पर हमला किया था? पुलिस ऑफिसर अरुण के मुंह से भूमिका के लिए ऑफिसर शब्द सुनते ही प्रोफेसर और उसके साथियों के होश उड़ गए। वो अटकती हुई आवाज में ऑफिसर अरुण को पूछने लगे, अभी अभी आपने क्या कहा? ऑफिसर, क्या ये लड़की आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं? भूमिका की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, हाँ, यही तो वो ऑफिसर हैं जिसके बारे में मैं अभी अभी बात कर रहा था। इससे पहले कि कंफ्यूजन और बढ़ जाए, भूमिका ने ऑफिसर अरुण से कहा, देखिए, मैंने इन लोगों की पिटाई इसलिए की थी क्योंकि ये लोग हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर का मजाक उड़ा रहे थे, उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और हमारे डिपार्टमेंट के साथ इस तरह की जुर्रत करने का क्या नतीजा होता है ये तो हमें उन्हें दिखाना ही था। ये लोग हमारे डिपार्टमेंट के एक एजेंट के बारे में सोशल मीडिया पर गलत गलत बातें फैलाने की साजिश रच रहे थे, जिसे मैंने वक्त रहते रोक लिया, मगर मुझे लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। वैसे भी जेल के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बारे में काफी जानकारी है इन्हें, तो इन्हें उनके साथ अंदर वक्त गुजारने में आसानी होगी। भूमिका की बात सुनते ही प्रोफेसर एलिस और उसके साथी थर थर कांपने लगे। भूमिका ने अरुण को ऑर्डर देते हुए कहा, ऑफिसर अरुण, अरेस्ट देम। भूमिका का ऑर्डर मिलते ही अरुण और उसके साथी ऑफिसर ने अपनी पीठ सीधी करी और 4 हथकड़ियां निकाली। उसके बाद प्रोफेसर एलिस और उसके साथियों को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़े। अगली सुबह जब अनिका यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासरूम में पहुंची, तब अचानक ही जेनिफर ने अनिका के बगल में आकर कहा, अरे वाह, तुम तो टाइम पर पहुंच गई, चलो आज आगे के बेंच पर बैठते हैं। अनिका ने जेनिफर की बात का कोई रिएक्शन नहीं दिया और लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गई। जेनिफर भी ठीक अनिका के बगल में जाकर मुस्कुराते हुए बैठ गई। अनिका अब तक जेनिफर का स्वभाव अच्छी तरह से जान चुकी थी। ऐसा नहीं था कि जेनिफर के मन में कोई खोट थी, मगर जेनिफर को हमेशा ही कामयाब लोगों के साथ रहना पसंद था। और अब जब जेनिफर को अनिका के मार्क्स के बारे में पता चल गया था, तो जेनिफर का अनिका के प्रति पूरा रवैया ही बदल गया था। अनिका के पास भी इस वक्त दोस्त के नाम पर जेनिफर के अलावा क्लासरूम में और कोई नहीं था, इसलिए अनिका ने भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के जेनिफर को अपने बगल में बैठने दिया। इससे पहले कि अनिका फिर से टेबल पर सिर रखकर सो जाती, जेनिफर ने अनिका से कहा, जरा संभल कर, आज भी पहला लेक्चर डॉक्टर एलिस का है, तुम्हें उनका लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए। तुम जानती हो वो कितने महान हैं। तुमने डॉक्टर अमृता का नाम तो सुना ही होगा। तुम यह भी जानती होगी कि डॉक्टर अमृता ने एक बार ऐसी एक दवाई बनाने की कोशिश की थी जो दिमाग के नसों के क्लॉट को बिना साइड इफेक्ट हटा सके। इंसान के शरीर में मौजूद जीन्स के अंदर कुछ मेडिफिकेशन कर ये दवाई इंसान की नसों को एक नया जीवन दे सकती थी, मगर डॉक्टर अमृता इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गई। लेकिन अब मैंने सुना है कि डॉक्टर एलिस इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बेहद करीब हैं। डॉक्टर अमृता का नाम न्यूरोलॉजिकल साइंस की दुनिया में सबसे ऊपर लिया जाता है, मगर इस आविष्कार के बाद डॉक्टर एलिस न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सबसे चमकते सितारे बन जाएंगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि डॉक्टर एलिस ने कई बार चाहा था कि डॉक्टर अमृता खुद यहाँ आकर बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, एक विजिटिंग फैकल्टी बनकर कुछ लेक्चर दें, मगर डॉक्टर अमृता ने हर बार इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो लगता है बड़ी खड़ूस है ये डॉक्टर अमृता। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि डॉक्टर एलिस ने कई बार अनिका को अपने साथ मिलकर रिसर्च करने के लिए मेल किए थे, मगर आज तक अनिका को डॉक्टर एलिस के मेल आईडी से कभी कोई इनविटेशन लेटर नहीं आया था। अनिका अब तक ये बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि डॉक्टर एलिस के लिए अगर इस दुनिया में कोई उनका सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो थे डॉक्टर अमृता। मगर अनिका को ये देखकर ज्यादा हैरानी हो रही थी कि डॉक्टर एलिस कहीं न कहीं अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता के बारे में गलत गलत बातें फैलाकर
यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी उनके खिलाफ कर रहे थे। अनिका यह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि अक्षरा यूनिवर्सिटी में आने के बाद अनिका को अपने कितने दुश्मनों से मुकाबला करना होगा। लेक्चर का टाइम होने के ठीक 1 मिनट पहले प्रोफेसर एलिस क्लासरूम में दाखिल हुए। उन्होंने अपने एक हाथ से अपनी कमर पकड़ रखी थी और उनका चेहरा भी काफी सूजा हुआ नजर आ रहा था। उनकी एक आंख के आसपास एक बड़ा सा काला गोला बना हुआ था। वो जिस तरह से अपने आप को घसीटते हुए चल रहे थे, वो नज़ारा देखकर सारे के सारे स्टूडेंट अपनी हंसी कंट्रोल करने लग गए। प्रोफेसर एलिस काफी फन्नी लग रहे थे। जब वो अपनी चेयर पर जाकर बैठे तब अचानक ही उनके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। प्रोफेसर एलिस को इस तरह चीखते हुए देखकर सारे के सारे बच्चे बेंच के नीचे सिर झुकाकर हंसने लगे। तभी एक स्टूडेंट ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर, ये आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? प्रोफेसर ने उन बच्चों को बैठने का इशारा करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, मैं वो जरा सीढ़ियों से गिर गया था। प्रोफेसर एलिस के हुलिये से बच्चों ने इतना तो समझ लिया था कि उनकी जमकर पिटाई की गई थी, मगर कोई बच्चा हिम्मत नहीं कर पा रहा था उनसे असली वजह पूछने की। प्रोफेसर एलिस ने अपनी फाइल खोलते हुए सारे बच्चों से कहा, मैं अब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए असिस्टेंट चुनने वाला हूँ। मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बेहद करीब है और रूल के मुताबिक मैं 2 असिस्टेंट चुनूंगा। सारे बच्चे इस अनाउंसमेंट को लेकर एक्साइटेड हो गए थे। सारे बच्चे इतना जानते थे कि प्रोफेसर एलिस किसी बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बेहद करीब थे और प्रोफेसर एलिस का गुडविल देखते हुए सारे के सारे बच्चे उनके प्रोजेक्ट में उनको असिस्ट करना चाहते थे। इसलिए लगभग क्लास के सभी बच्चों ने एक साथ अपने हाथ उठा लिए और चिल्लाना शुरू कर दिया, सर मैं आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। सर प्लीज मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगी सर। प्रोफेसर एलिस ने किसी तरह अपने हाथ ऊपर करते हुए सबको शांत रहने का इशारा किया। हाथ ऊपर करते वक्त भी प्रोफेसर एलिस काफी दर्द महसूस कर रहे थे। बच्चों को शांत करने के बाद प्रोफेसर एलिस ने कहा, देखो मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। मेरी पहली असिस्टेंट होंगी जेनिफर। जेनिफर का सिलेक्शन होते ही जेनिफर जोर से चिल्ला उठी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जेनिफर को सिलेक्ट करने के बाद प्रोफेसर एलिस पूरे क्लास में नजर घुमाने लगे। फिर उनकी नजर ठीक जेनिफर के बगल में खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका पर नजर पड़ते ही प्रोफेसर एलिस ने कहा, मुझे लगता है कि एक्सचेंज प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए मुझे अगला मौका हमारी क्लास में आई नई लड़की मिस प्रीति को देना चाहिए। प्रोफेसर एलिस की बात से सरप्राइज होते हुए बच्चों ने फिर से अनिका के लिए ताली बजाना शुरू कर दिया। एक लड़के ने अनिका की ओर देखकर शाबाशी देते हुए कहा, प्रीति कांग्रेचुलेशन, ये एक बेहतरीन मौका है तुम्हारे लिए, तुम्हें जमकर मेहनत करनी है। अक्षरा यूनिवर्सिटी के बच्चे वैसे तो काफी मायूस थे ये सुनकर कि उन्हें प्रोफेसर एलिस को असिस्ट करने का मौका नहीं मिलने वाला था, मगर साथ ही साथ वो बच्चे इतने समझदार भी थे कि उन्हें इस बात को लेकर खुशी हो रही थी कि उनके यूनिवर्सिटी में आई हुई एक नई लड़की को यह मौका मिल रहा था। अनिका की ओर देखकर प्रोफेसर एलिस ने कहा, लेक्चर के बाद तुम दोनों मेरे साथ लेबोरेटरी में चलना। हालांकि ये बात तो अनिका भी नहीं समझ पा रही थी कि प्रोफेसर एलिस ने आखिर उनमें ऐसा क्या देख लिया था कि असिस्टेंट के रूप में उसे चुन लिया गया था। लेक्चर पूरा होने के बाद प्रोफेसर एलिस लंगड़ाते हुए क्लासरूम से बाहर निकले। प्रोफेसर एलिस के ठीक पीछे जेनिफर भी अनिका का हाथ पकड़कर चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जेनिफर जबरदस्ती अनिका को प्रोफेसर के पीछे ले जा रही थी। लंगड़ा कर आगे चल रहे प्रोफेसर ने बिना पीछे मुड़े अनिका से कहा, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हो ना? मेरे साथ काम करोगी तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी और हमारी यूनिवर्सिटी में फर्क है और तुम्हारे प्रोफेसर के पढ़ाने के तरीके और मेरे पढ़ाने के तरीके में कितना अंतर है। प्रोफेसर एलिस की आवाज में काफी गुस्सा था। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अनिका से पूछा, क्या तुम डॉक्टर अमृता को जानती हो? अनिका ने बिना सोचे इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। प्रोफेसर एलिस की आंखों में डॉक्टर अमृता के लिए नफरत देखकर अनिका समझ चुकी थी कि उन्होंने अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में डॉक्टर अमृता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह से बिना किसी कारण के दुश्मनी रखना ठीक नहीं था।
इसलिए जब अनिका डॉक्टर एलिस को यह बताने ही वाली थी कि वो खुद ही डॉक्टर अमृता है, तब तक उसका फोन बजने लगा। अनिका ने देखा कि भूमिका ने उसे मैसेज किया था। भूमिका ने अनिका को मैसेज में लिखा था, कल रात प्रोफेसर एलिस और उसके चमचों की अच्छी तरह से धुलाई हुई है। तुम्हारे बारे में इतना भला बुरा बोल रहे थे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मगर उनकी इस तरह से जमकर पिटाई की है कि वो लोग इसे हमेशा याद रखेंगे। अब अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी कि प्रोफेसर एलिस को सुबह सुबह डॉक्टर अमृता पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। जब प्रोफेसर एलिस ने काफी देर तक अनिका को शांत खड़ा देखा तो वो फिर से लंगड़ाते हुए अपनी लेबोरेटरी की ओर आगे बढ़ गए। जेनिफर समझ गई थी कि प्रोफेसर को अनिका का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो दबी हुई आवाज में अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहती है, देखो प्रीति, प्रोफेसर एलिस की स्टूडेंट बनने का तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका मिला है। उनके असिस्टेंट बनने के लिए बच्चे न जाने क्या क्या करते हैं, मगर ये मौका तुम्हें मिला है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। देखो वो नाराज हो गए तो तुम्हें किसी भी वक्त अपनी असिस्टेंटशिप से निकाल सकते हैं। उनके साथ काम शुरू करें उससे पहले मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ बता देती हूँ। उनके लिए डॉक्टर अमृता उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं जानती हूँ कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो और शायद डॉक्टर अमृता तुम्हारी भी प्रोफेसर रह चुकी होंगी, इसलिए उनके लिए तुम्हारे मन में सॉफ्ट कॉर्नर होना तो बड़ी नॉर्मल बात है, मगर ये सॉफ्ट कर्नल तुम अपने दिल में ही रहने देना। उनके सामने डॉक्टर अमृता के सपोर्ट में कुछ भी मत कहना। चलो भले तुम उनके खिलाफ मत बोलो, मगर ऐसा कुछ भी मत कह देना जिससे उन्हें लगे कि तुम डॉक्टर अमृता की सपोर्टर हो। अनिका ने जेनिफर की सारी बातें सुनकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। जेनिफर इसके बाद अनिका का हाथ पकड़कर उसे प्रोफेसर एलिस के लेबोरेटरी की ओर ले गई। एक बड़े से कमरे के ऑटोमेटिक डोर के पास पहुंचकर प्रोफेसर एलिस ने अपनी जेब से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला और सिक्योरिटी मशीन के सामने अपना कार्ड रख दिया। जब सिक्योरिटी मशीन ने डॉक्टर एलिस का आईडी कार्ड पहचाना तो अपने आप ही दरवाजा अनलॉक हो गया। दरवाजे के खुलते ही डॉक्टर एलिस जेनिफर और अनिका को लेकर अंदर चले गए। जब तीनों अंदर पहुंचे तो दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया। अनिका ने देखा कि उस बड़ी सी लेबोरेटरी में कई सारे व्हाइट कोट पहने हुए स्टूडेंट अलग अलग किस्म के रिसर्च को अंजाम दे रहे थे। जब उन सारे स्टूडेंट ने डॉक्टर एलिस को अंदर आते हुए देखा तो अचानक ही अपना सारा काम रोककर सभी लोगों ने डॉक्टर एलिस की ओर देखकर कहा, प्रोफेसर एलिस, आप इस दुनिया के सबसे महान डॉक्टर हैं। डॉक्टर अमृता आपके सामने कुछ नहीं। बच्चों का इस तरह का पागलपन देखकर अनिका शॉक्ड हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर एलिस डॉक्टर अमृता से इतनी नफरत क्यों करते थे कि अपने स्टूडेंट को भी उन्होंने डॉक्टर अमृता के खिलाफ भड़काया था। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहने के बजाय सभी लोग डॉक्टर अमृता के मुर्दाबाद के नारे लगाकर डॉक्टर एलिस को ग्रीट कर रहे थे। अनिका समझ चुकी थी कि कंपटीशन की आड़ में प्रोफेसर एलिस इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें कंपटीटर और दुश्मन के बीच का फर्क भी नहीं समझ आ रहा था। प्रोफेसर एलिस लंगड़ाती हुई अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। बैठते ही अचानक उनके मुंह से फिर से एक जोर की चीख निकली। प्रोफेसर की आवाज सुनते ही जब उनके चमचे उनके पास आकर उनकी मदद करने की कोशिश करने लगे, तब उन्होंने अपने हाथ के इशारे से उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा, बहुत जल्द मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा होने जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट एक बार पूरा हो जाएगा, उसके बाद डॉक्टर अमृता को पता चल जाएगा कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है, और तब मैं उनका चेहरा देखना चाहूंगा। डॉक्टर एलिस की यह बात सुनते ही उनके चमचे भी काफी भड़क उठे। एक के बाद एक वो अपना हाथ उठाकर कहने लगे, डॉक्टर अमृता तो सिर्फ एक धोखा है, असली प्रोफेसर तो सिर्फ डॉक्टर एलिस हैं। इस दुनिया को अगर बदल सकने की किसी में ताकत है तो वो सिर्फ हमारे प्रोफेसर डॉक्टर एलिस के पास है। अनिका ने थोड़ा ध्यान दिया तो देखा कि उनमें से 4-5 लोगों का मुंह भी बिल्कुल डॉक्टर एलिस की तरह ही सूजा हुआ था। अनिका उन्हें देखते ही समझ गई थी कि ये सारे चमचे भी बीती रात भूमिका की मार खाकर आए थे, लेकिन पहली बार अनिका को भूमिका की हरकत बिल्कुल सही लग रही थी। इन सारे लोगों का बर्ताव देखकर अनिका को एहसास हो गया था कि भूमिका ने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल सही किया था। थोड़ा पानी पीने के बाद अपनी जगह से खड़े होते हुए डॉक्टर एलिस ने अपने स्टूडेंट से कहा, देखो तुम लोग अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दो, फोकस रखो। बहुत जल्द मैं ये एक्सपेरिमेंट पूरा करना चाहता हूँ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना चाहता हूँ।
उसके बाद ये दुनिया मान जाएगी कि डॉक्टर अमृता मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वैसे मैं तुम लोगों की मुलाकात मेरी 2 नई असिस्टेंट के साथ करवाना चाहता हूँ। प्रोफेसर एलिस ने जेनिफर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है मेरी नई असिस्टेंट जेनिफर। जेनिफर हमेशा ही क्लास में फर्स्ट आती है। सभी स्टूडेंट ने जेनिफर का स्वागत करते हुए तालियां बजाना शुरू किया। जेनिफर ने भी उनकी टीम में शामिल होने के लिए अपना एक हाथ हवा में उछालते हुए कहा, डॉक्टर अमृता तो सिर्फ एक धोखा है। डॉक्टर एलिस के साथ हमारे पास भी महान बनने का मौका है। जेनिफर का ये नया नारा सुनकर सारे स्टूडेंट खुशी के मारे पागल हो गए और सभी लोग तालियां बजाते हुए सीटियां मार मार कर जेनिफर का स्वागत करने लगे। अनिका अब तक अच्छी तरह से जान चुकी थी कि जेनिफर का स्वभाव कैसा है और इसलिए वो उनकी खुशामद करने से भी बाज नहीं आ रही थी। इसके बाद जेनिफर ने अनिका का हाथ हल्के से दबाते हुए इशारे से अनिका को कहा कि वह भी जेनिफर की तरह ही ऐसी कुछ बात कहे। जब प्रोफेसर का ध्यान अनिका पर पड़ा तब उन्होंने अनिका का इंट्रोडक्शन करवाते हुए अपने स्टूडेंट से कहा, और हाँ, हमारी आज शाम की खास मेहमान है मिस प्रीति। आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि मिस प्रीति एक एक्सचेंज स्टूडेंट है। और क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी से आई हैं? जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो प्रोफेसर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस प्रीति दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही सारे पुराने स्टूडेंट हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तब प्रोफेसर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मिस प्रीति ने इससे पहले डॉक्टर अमृता को बड़े ही करीब से देखा है। हमारी लेबोरेटरी में ये अकेली ऐसी शख्स हैं जिन्होंने डॉक्टर अमृता का चेहरा देखा है, उसे अच्छी तरह से जानती हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ देर पहले उन्होंने मुझे खुद कहा कि वह डॉक्टर अमृता को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। प्रोफेसर की यह बात सुनकर उनके सारे स्टूडेंट एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। वो ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर प्रोफेसर ने क्यों ऐसे किसी स्टूडेंट को अपना असिस्टेंट बनाया था जो डॉक्टर अमृता की स्टूडेंट रह चुकी थी। सारे स्टूडेंट एक के बाद एक आगे चलकर अनिका से पूछने लगे, क्या प्रोफेसर सही कह रहे हैं? क्या तुम सच में डॉक्टर अमृता की स्टूडेंट रह चुकी हो? तभी किसी स्टूडेंट ने अनिका से पूछा, क्या तुमने सचमुच डॉक्टर अमृता को पहले देखा है? एक और स्टूडेंट जिनके चेहरे पर काफी सूजन दिखाई दे रही थी, उसने आगे बढ़ते हुए अनिका से कहा, अगर डॉक्टर अमृता मिल जाए तो मैं उनके चेहरे पर एक ऐसा मुक्का मारूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। फिर ऐसे ही एक और स्टूडेंट ने सामने आकर कहा, बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्त ने। डॉक्टर अमृता जैसी वाहियात डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए। झूठे केस स्टडीज, झूठे और फर्जी ऑपरेशन करके पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रही हैं। मगर बहुत जल्द उनके चेहरे से नकाब हटा दिया जाएगा और यह दुनिया मान जाएगी कि इस दुनिया को बचाने के लिए अगर कोई डॉक्टर आगे आ सकता है तो वो है सिर्फ हमारे प्रोफेसर एलिस। तभी एक विसिल कोट पहने हुए एक मोटी सी लड़की ने अनिका की ओर देखकर पूछा, क्या सचमुच तुमने डॉक्टर अमृता को देखा है? क्या सचमुच तुम उनसे मिली हो? जरा हमें बताओ कि तुम कैसे जानती हो उसे? क्या तुम अभी भी उससे बात करती हो? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैं डॉक्टर अमृता को इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं खुद ही डॉक्टर अमृता हूँ। अनिका की यह बात सुनकर सारे स्टूडेंट शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक स्टूडेंट ने आगे आते हुए अनिका से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम खुद डॉक्टर अमृता हो? क्या फालतू की बकवास कर रही हो? अरे तुम्हारी उम्र देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी अभी कॉलेज में आई हो। मैं तो ये भी देखकर सरप्राइज हो गया कि तुम फर्स्ट ईयर में हो। तभी एक दूसरे स्टूडेंट ने अनिका की ओर देखकर कहा, मगर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम ही डॉक्टर अमृता हो? फिर एक और स्टूडेंट ने अनिका की बातों का मतलब निकालते हुए प्रोफेसर एलिस की ओर देखकर कहा, समझ गया, मैं अच्छी तरह से समझ गया कि यह लड़की क्या कहना चाहती है। ये लड़की कहना चाहती है कि मैं डॉक्टर अमृता हूँ। इसका मतलब आप लोग समझे नहीं? हम सब प्रोफेसर साहब के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम सब के अंदर कहीं न कहीं प्रोफेसर साहब ही जिंदा हैं। प्रोफेसर ने हमें जो कुछ भी सिखाया है वो सब हम हमारी आगे की जिंदगी में फॉलो करने वाले हैं। इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि एक तरह से हम भी प्रोफेसर एलिस हैं। जिस तरह हम हमारे प्रोफेसर के फैन हैं,
उनके फॉलोअर हैं। इसी तरह ये लड़की भी अपनी प्रोफेसर डॉक्टर अमृता की फैन है, उनकी फॉलोअर है, और इसीलिए ये लड़की कह रही है कि यही डॉक्टर अमृता है। उस लड़के की इस बात से सारे के सारे स्टूडेंट बड़े ही कन्विंस नजर आ रहे थे। फिर एक लड़की ने प्रोफेसर एलिस की ओर जाते हुए कहा, सर ये क्या है? हमारे दुश्मन गैंग की किसी लड़की को हमारे साथ मिलाने का क्या मतलब है? जिस डॉक्टर अमृता से हम सब इतनी नफरत करते हैं, उसी के स्टूडेंट को हमारे साथ रखकर हम अपनी सक्सेस के साथ उसका नाम नहीं जोड़ना चाहते। सारे के सारे स्टूडेंट उस लड़के की बात पर हामी भरने लगे। एक स्टूडेंट ने प्रोफेसर से कहा, बिल्कुल सही, इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से निकाल दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि धक्के मारकर इस लड़की को लेबोरेटरी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। देखते ही देखते सारे के सारे स्टूडेंट काफी बागी हो गए। सभी लोग एक ही डिमांड करने लगे कि जल्द से जल्द अनिका को धक्के मारकर लेबोरेटरी से बाहर निकाल दिया जाए। वहीं जेनिफर, जो ये सब कुछ देखकर काफी घबरा गई थी, वह धीमी आवाज में अनिका से कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर अमृता के बारे में कुछ भी अच्छा मत बोलना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन लोगों से माफी मांग लो और कहो कि डॉक्टर अमृता प्रोफेसर एलिस के सामने कुछ भी नहीं है। डॉक्टर अमृता डॉक्टर एलिस के पांव की जुत्ती है, बोलो। जब लेबोरेटरी के काफी शोर शराबा बढ़ गया तो डॉक्टर एलिस ने अपने दोनों हाथ किसी तरह उठाते हुए सारे बच्चों को शांत किया। डॉक्टर एलिस ने सारे स्टूडेंट को शांत हो जाने के बाद कहा, रुक जाओ, इस लड़की को सजा मिलेगी जरूर। इसे सजा मैं दूंगा और इसे ऐसी सजा मिलेगी जो इसे जिंदगी भर याद रहेगी। सारे स्टूडेंट जानना चाहते थे कि आखिर डॉक्टर एलिस ने अनिका के लिए कौन सी सजा सोची थी। तभी डॉक्टर एलिस ने कुछ देर सोचने के बाद अनिका की ओर देखकर कहा, ए लड़की, तुम्हारी सजा ये है कि